नमस्कार। आज हम इतिहास की किताबों के पन्ने नहीं पलटेंगे, बल्कि एक जीता जागता माइंड मैप तैयार करेंगे। एक ऐसे दौर का नक्शा जिसने आधुनिक भारत को शक्ल दी, यानी गांधी युग का। तो हमारा रोड मैप कैसा दिखेगा? बहुत सीधा है। हम शुरुआत करेंगे उस एक शख्सियत से और फिर वहां से हम उन खास पड़ावों को जोड़ते जाएंगे जिसने एक इंसान को राष्ट्रपिता बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे माइंड मैप की शुरुआत होती है उस मेन कैरेक्टर से। लेकिन महात्मा बनने से पहले वो सिर्फ एक इंसान थे, मोहनदास करमचंद गांधी। और उनकी यात्रा उतनी सीधी नहीं थी जितनी आज हमें लगती है। देखिए, लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई की, फिर भारत में वकालत शुरू की, लेकिन कुछ खास चला नहीं। शुरुआती करियर को देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि आगे क्या होने वाला है। ये एक ऐसी जिंदगी थी जो किसी भी तरफ मुड़ सकती थी, पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। और ये जो मोड़ था ना, वो भारत में नहीं आया, बल्कि हजारों मील दूर दक्षिण अफ्रीका में आया। असल में गांधी के विचारों और उनके दर्शन के बीज वहीं पड़े, नस्लीय अन्याय की उस सख्त जमीन पर। ये जो 20 साल थे, ये सिर्फ कुछ घटनाओं की लिस्ट नहीं थी। नहीं, ये एक बहुत बड़ा बदलाव था, पर्सनल भी और पॉलिटिकल भी। सोचिए, ट्रेन से फेंके जाने के अपमान से लेकर एक पूरी कम्युनिटी को खड़ा करना और फिर सत्याग्रह जैसा एक शक्तिशाली हथियार बनाना। इन सब के बाद गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से निकले तो वो एक बिल्कुल नए इंसान थे। मतलब ये सिर्फ एक पर्सनल बेइज्जती नहीं थी, ये एक चिंगारी थी। उस ट्रेन प्लेटफॉर्म पर घटी वो एक घटना, उसने एक ऐसी आग लगा दी जो आगे चलकर एक पूरे साम्राज्य को चुनौती देने वाली थी। तो दक्षिण अफ्रीका से जो सबक सीखे, अब उन्हें लेकर हमारा माइंड मैप वापस भारत की तरफ मुड़ता है। पर गांधी ने आते ही कोई नेशनल मूवमेंट शुरू नहीं कर दिया। नहीं, उन्होंने पहले अपने तरीकों को लोकल लेवल पर आजमाया, छोटे छोटे संघर्षों में। और इसका जो असर हुआ वो जबरदस्त था। चंपारण, फिर अहमदाबाद और खेड़ा, इन जगहों पर गांधी जी ने यह साबित कर दिया कि अहिंसा सिर्फ कोई किताबी फलसफा नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल तरीका है जिससे असली नतीजे मिल सकते हैं। उन्होंने किसानों और मजदूरों के लिए सच में जीत हासिल की। इससे उनकी एक ऐसी इमेज बनी, एक ऐसे लीडर की जो सिर्फ बातें नहीं करता बल्कि काम करके दिखाता है। जैसे चंपारण को ही ले लीजिए, वहां गांधी जी ने उस सिस्टम को सीधी टक्कर दी जो किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाकर उन्हें गरीबी में धकेल रहा था। तो ये एक इकोनॉमिक लड़ाई थी जिससे लड़ा गया नैतिक तरीकों से। और चंपारण की ये जीत इतनी बड़ी थी कि उस दौर के सबसे बड़े साहित्यकारों में से एक रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी, मतलब महान आत्मा। ये इस बात का संकेत था कि भारत में अब एक नई शक्ति का उदय हो रहा है। और ये भी देखिए कि वो अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बदलते थे। अहमदाबाद में भूख हड़ताल, तो खेड़ा में टैक्स देने से इनकार। मतलब उन्होंने दिखाया कि वो हर सिचुएशन के हिसाब से अपनी रणनीति बदल सकते हैं। कोई एक फिक्स फॉर्मूला नहीं था, सब कुछ बहुत स्ट्रैटेजिक, फ्लेक्सिबल और कमाल का असरदार था। तो इन लोकल जीतों ने एक बहुत बड़े आंदोलन की जमीन तैयार कर दी। अब गांधी जी तैयार थे इन छोटे छोटे संघर्षों से जो सीखा था उसे पूरे देश के लेवल पर लागू करने के लिए। और अब जो होने वाला था उसका स्केल बहुत बड़ा होने वाला था। और इस बड़े आंदोलन की वजह बना कुख्यात रॉलेट एक्ट। ये एक ऐसा जालिम कानून था जिसके तहत अंग्रेज किसी को भी सिर्फ शक के आधार पर बिना किसी मुकदमे के जेल में डाल सकते थे। ये लोगों के बुनियादी अधिकारों पर सीधा हमला था। और इसी वजह से लोग इससे कहने लगे, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून। ये जो लाइन है ना, ये पूरे देश में आग की तरह फैल गई। इसने कानून के पूरे अन्याय को बस इन 3 शब्दों में समेट दिया और ये विरोध का सबसे बड़ा नारा बन गया। लेकिन इस कानून के खिलाफ हो रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शनों का जवाब अंग्रेजों ने दिया भयानक हिंसा से। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जो हुआ वो एक ऐसा नरसंहार था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। वो एक ऐसा जख्म था जो कभी नहीं भरने वाला था। ये एक टर्निंग पॉइंट था। और जलियांवाला बाग की उसी घटना के बाद पूरे देश में बड़े बड़े आंदोलनों की एक लहर सी आ गई। पहले असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन और आखिर में भारत छोड़ो आंदोलन। हर आंदोलन पिछले वाले से बड़ा, ज्यादा हिम्मत वाला और सरकार से सीधी टक्कर लेने वाला था। लेकिन एक बात बहुत अहम है, आंदोलन इतना बड़ा होने के बावजूद गांधी जी अपने अहिंसा के सिद्धांत पर एकदम टिके रहे। इसका सबसे बड़ा सबूत है 1922 का चौरी चौरा कांड। जैसे ही वहां प्रदर्शनकारियों ने हिंसा की, गांधी जी ने फौरन पूरे असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया।
ये दिखाता है कि उनके लिए सिद्धांत कितने ज्यादा जरूरी थे। और इसके साथ ही हम अपने माइंड मैप की आखिरी और सबसे अहम शाखा पर पहुंचते हैं, यानी आजादी की लड़ाई का फाइनल दौर। ये 1930s और 40s का वो दशक था जब हर कदम पर बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ था। ये जो आखिरी दौर था ना, इसमें सब कुछ था। जबरदस्त जन आंदोलन भी, बड़ी बड़ी राजनीतिक बातचीत भी, और एक अटूट इरादा भी। एक तरफ दांडी मार्च करके नमक कानून तोड़ा गया, तो दूसरी तरफ गोलमेज सम्मेलनों में बातचीत भी हुई। डॉक्टर अंबेडकर के साथ पूना पैक्ट भी हुआ, और फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल बजा। मतलब आजादी की राह बिल्कुल भी आसान नहीं थी। और फिर आया साल 1942, भारत छोड़ो आंदोलन। और इसी आंदोलन में गांधी जी ने अपना सबसे निर्णायक नारा दिया, करो या मरो। ये कोई अपील नहीं थी, ये एक अल्टीमेटम था। इसका सीधा मतलब था कि अब बातचीत का दौर खत्म, अब सिर्फ और सिर्फ पूरी आजादी चाहिए, और वो भी फौरन। और आखिरकार वो दिन आया, 15 अगस्त 1947। दशकों के संघर्ष, अनगिनत कुर्बानियों और कभी न टूटने वाले हौसले के बाद भारत आजाद हुआ। तो अब देखिए, हमारा माइंड मैप पूरा हो गया है। एक नौजवान वकील जिसे दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था, वहां से लेकर एक पूरे देश को आजादी दिलाने वाले महात्मा तक का सफर। ये विजुअल जर्नी हमें दिखाती है कि कैसे एक इंसान के पक्के इरादे, नई नई रणनीतियां और करोड़ों लोगों की एकता मिलकर इतिहास का रुख बदल सकती है। गांधी युग ने सिर्फ एक नया देश ही नहीं बनाया, बल्कि इसने दुनिया के सामने अहिंसा, विरोध और सामाजिक बदलाव को लेकर कई बड़े सवाल भी खड़े कर दिए। यह पूरा दौर इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि एक विचार में कितनी ताकत हो सकती है। इसने इतिहास का रुख मोड़ दिया, और आज भी इसकी सीख पूरी दुनिया को चुनौती और प्रेरणा देती है। ये याद दिलाती है कि सबसे बड़ी ताकतों को भी एक मजबूत इरादे से झुकाया जा सकता है।